So hello everyone, welcome in this video, and today we are going to discuss on the effect of solar storms on the earth electrical system. उससे पहले अगर आप किसी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी वो थी मेरी पैराडॉक्सेस ऑन इंडियन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो उसमें मैंने बात करी थी कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली क्यों राइज कर रहे हैं, इवन दो हम बिल्ड कर रहे हैं सोलर पावर प्लांट्स को, हम मूव कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो इफ़ यू वांट टू नो द ऑल द टेक्निकल डिटेल्स अबाउट इट, यू कैन वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो सोलर स्टॉर्म्स रहते हैं वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। वैसे एक बात बता दूं कि अगर सोलर सिस्टम ज़्यादा बड़ा हुआ तो वो अकेले इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बर्बाद नहीं करेगा, वो हमारी पूरी पृथ्वी को भी बर्बाद करने की दम रखता है। तो हमको वेट नहीं करना पड़ेगा फॉर द एस्ट्रॉयड टू हिट द अर्थ एंड डिस्ट्रॉय द अर्थ। हमारा जो अर्थ है वो सोलर स्टॉर्म से भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके चांसेस बहुत कम है, बट यस इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। क्योंकि आपने न्यूज़ में हमेशा एक बात सुनी होगी कि एक सोलर स्टॉर्म आ रहा है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड को कोलैप्स कर सकता है। बट वो करेगा कैसे, वो कर कैसे सकता है, हमको आज हम उसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव। तो देखो, पहले किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, समझ क्यों रहे हैं उसको। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ मार्च 1989 का, जो कि एक बहुत बड़ा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया था उस ईयर में, मार्च में। तो बेसिकली क्या हुआ था, 10 और 12 मार्च को दो कोरोनल मास इंजेक्शन हुए फ्रॉम द सन। अब मैं कोरोनल मास इंजेक्शन को आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो वो हुए जो कि हिट करे अर्थ को 1:27 यूटीसी पर ऑन 13 मार्च। इसके कारण क्या हुआ कि क्यूबिक में, कनाडा में एक रीजन में बेसिकली क्या हुआ, ग्रिड कोलैप्स हो गई। वो ग्रिड कोलैप्स के का बहुत सारे रीजन है जो कि हम आगे जानेंगे किस तरीके से ग्रिड कोलैप्स होती है, जिसने अफेक्ट किया अराउंड 6 मिलियन पीपल्स को। और उस एरिया में लगभग 9 से 10 घंटे के लिए लाइट बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैकआउट हो गया था। तो ये बात कर रहा हूँ मैं 1989 की, जब हम इतने डिपेंडेंट नहीं थे इलेक्ट्रिसिटी पे। बट अब इस समय हमारा पूरा जो लाइफ है वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही चल रही है। चाहे हम बात करें हॉस्पिटल्स की, पेट्रोल पंप्स की, या फिर ऑफिस की, वो सब इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहा है। तो अगर इस समय कुछ ऐसा बड़ा इवेंट होता है और 1-2 दिन के लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट होती है तो ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बैडली इफेक्ट कर सकता है। ओके, दैट्स वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टडी इट। सो अब हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉज का, जो कि कोरोनल मास इंजेक्शन। तो देखो, बेसिकली कोरोनल मास इंजेक्शन होता क्या है कि जो सन है वो सन कंप्लीट लिक्विड्स का बना हुआ है, एक लिक्विड का गोला है, ठीक है। तो और सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि सूटेबल कंडीशंस रहती हैं फॉर प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यू ऑल नो। तो प्लाज्मा रहता है सन में। तो क्या होता है कि अभी हमने फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो अगर हम जितना ज़्यादा सेंटर के पास आएँ उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और सेंटर से अगर दूर जाएँ उतना ज़्यादा घटेगा। फॉर एग्जांपल, अगर रेडियस के पास कोई चीज़ रहेगी तो वो जल्दी कंप्लीट एक अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगी एज़ कम्पेयर टू जो सेंटर से दूर है। तो बेसिकली क्या होता है, सन एक बहुत बड़ी बॉडी है। तो सन में क्या होता है कि जो लिक्विड्स हैं जो कि सेंटर के पास है वो जल्दी रोटेट कर जाते हैं, और जो बाहर हैं, जो सरफेस पे हैं, वो थोड़ी देर में रोटेट कर पाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ही कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। वो आपस में ठीक से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती सन की मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण क्या होता है कि एक सडन बर्स्ट होता है प्लाज्मा का आउटवर्ड। तो इसका एग्जांपल आप एनालॉजी ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास दो मैग्नेट है, तो मैं मैग्नेट को धीरे 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 पास लाता जाऊंगा, लाता जाऊंगा, लाता जाऊंगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि उनकी फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो आपस में टकरा जाएंगी वो। ये मैं एनालॉजी का यूज़ कर रहा हूँ, आजकल में उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, इतनी डीप में मैं जाने नहीं वाला, ठीक है। तो अगर मैं पास लाता जाऊँगा तो अचानक से वो अब एक दूसरे में कोलाइड हो जाएंगी। तो सिमिलरली क्या होता है, एक ट्रिपिंग पॉइंट आता है मैग्नेटिक फील्ड्स का, जिसके कारण क्या होता है वो या तो आपस में बर्स्ट कर जाती हैं या फिर डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। इसके कारण क्या होता है, कोरोनल मास का इंजेक्शन होता है, इजेक्शन होता है। तो थोड़ा बहुत जो अर्थ, थोड़ा बहुत सन का जो पार्ट है ना प्लाज्मा का, वो अर्थ की तरफ इजेक्ट हो जाता है। तो उसका हम बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। अब इसके कारण क्या होता है कि अब जो कोरोनल मास इजेक्शन में क्या बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो ये अर्थ की तरफ आते हैं। और हमने एक बात सुनी है कि मूविंग चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड आगे हमारे अर्थ से कोलाइड करेगी और देन उसमें डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगी। वो हम आगे जानेंगे कैसे होगा। तो इस तरीके से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखो, लोगों को लगता है कि सन जो है वो हमसे 8 लाइट मिनट की दूरी पर है। मतलब
क्या कोरोनल मास इंजेक्शन को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगेंगे? नहीं, वो लगता है एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड द स्पीड ऑफ द इजेक्शन। तो बेसिकली ये होता क्या है कि कोरोनल जो मास है ना, वो एक्चुअल मास है, वो बना हुआ है चार्ज पार्टिकल से, तो वो लाइट की स्पीड पर ट्रेवल नहीं कर सकते बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। बट उसका इफेक्ट हमको पहले ही ऑब्जर्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई कोरोनल मास इजेक्शन होगा तो उसका बर्स्ट हमको दिख जाएगा, तो बिकॉज फोटोन्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि हमको दिख जाएगा हाँ बर्स्ट हुआ है, बट वो चार्ज पार्टिकल्स को अर्थ तक फिजिकली आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इंस्टेंटली नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको आने में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये आप देख सकते हैं, मैंने वही चीज़ समझाई थी रोटेशंस के बारे में, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। इसको आप इमेज को ध्यान से देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है कोरोनल मास इजेक्शन का 1999 का 28 अगस्त का। तो ये शाम 6 बजे का फोटो है ये वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी नॉर्मल सन है, ठीक है। यहाँ पे 1-1.5 घंटे बाद 7:30 पे यहाँ पे एक इजेक्शन होता है कोरोना मास का, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बर्स्ट होता है कोरोनल इजेक्शन। उसके बाद ये 1.5 घंटे बाद आप फिर से देख सकते हैं करीब 9 बजे के आसपास ये एक शॉक वेव टाइप का प्रोड्यूस कर रहा है, और ये 11 बजे के आसपास ये शॉक वेव हमारी अर्थ की तरफ आना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है। तो आप इस फोटो की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अर्थ को ये कोरोनल मास इजेक्शन इफेक्ट कैसे करता है। तो देखो, अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, कोरोनल मास इजेक्शन हुआ उसकी भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया बार मैग्नेट्स का। तो अर्थ भी हमारी बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। तो आप समझिए ये अर्थ है, अर्थ की कुछ अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स है, और ये वो सोलर स्टॉर्म है जो कि आ रहा है, उसकी अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी। अगर वो अपोजिटली अलाइन होता है हमारी अर्थ के साथ, फॉर एग्जांपल नॉर्थ साउथ से और साउथ नॉर्थ से, तो क्या होगा, जैसे कि मैं 2 मैग्नेट को पास में लाता हूँ, तो बेसिकली होता क्या है, अब मैग्नेट जो रहती है मैं पास लाता हूँ तो एक समय ऐसा आता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं। तो बेसिकली वो होता क्यों है कि जो नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का, वो दूसरे साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि इस इमेज में जो था हमारी मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट नहीं थी, बस इस इमेज में कनेक्ट है। तो बेसिकली क्या होगा कि जब भी मैं पास लेके आऊँगा मैग्नेट को, और ये अपनी फील्ड को ब्रेक करके दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड से जब अटैच होंगी, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज होंगी, बेसिकली डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होंगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी। तो और वी नो दैट द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस द वोल्टेज। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट होंगी सोलर स्टॉर्म की मैग्नेटिक फील्ड से, जॉइंट होंगी, और अब जब सोलर स्टॉर्म चला जाएगा, जब बाहर निकल जाएगा अर्थ से, मतलब अर्थ से दूसरी तरफ चला जाएगा, तो वो ब्रेक हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड। ब्रेक होंगी तो अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा क्रिएट करेगा अपने लिए, एंड दैट्स हैपन। तो बेसिकली जब सोलर स्टॉर्म पास होगा तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होगा, ठीक है। वो ब्रेक होंगी, कनेक्ट होंगी, ब्रेक होंगी, कनेक्ट होंगी, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे, और टेक्निकल डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो मैंने डाली है, ये एक यूट्यूब चैनल से मैंने लिया है, वीडियो फ्रॉम स्पेस, आप देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से कोलैप्स करती हैं और ज्वाइन होती हैं। तो ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स। अब यहाँ पे एक सोलर स्टॉर्म हिट करेगा, आप देखना। तो ये सोलर स्टॉर्म ने हिट किया, मैग्नेटिक फील्ड हमारी डिटैच हुई, अब ये दोबारा कनेक्ट होंगी, रिकनेक्ट होंगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से इसने मैग्नेटिक फील्ड्स को पहले ब्रेक हुई और फिर कनेक्ट हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या होगा, तो आपने एक इक्वेशन देखी होगी मैक्सवेल की, दैट शोज दैट द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो हमारे पास अर्थ है, अर्थ का इतना बड़ा सरफेस है, तो उसके थ्रू कुछ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगी, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी प्रोड्यूस होती है तो अपने आसपास पोटेंशियल क्रिएट करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में ही बनेंगी, बिना पोटेंशियल के तो इलेक्ट्रिक बन नहीं सकती। तो वो अपने अर्थ में जो रहेगा, जो हमारा अर्थ सरफेस रहेगा, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्रिएट करेंगे, बेसिकली वोल्टेज को क्रिएट करेंगे। अब वो वोल्टेज कितना हो सकता है, वो वोल्टेज हो सकता है 2 वोल्ट पर किलोमीटर, 3 वोल्ट पर किलोमीटर। तो हाँ, ये बहुत कम वोल्टेज है। बट अगर हम बात करें बड़े डिस्टेंसेस की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 5 वोल्ट की, अगर हम बात करें 250 किलोमीटर तक, या फिर 5 वोल्ट की बात करें 500 किलोमीटर तक, तो वो होता है 2500 वोल्ट, विच इज़ 2.5 किलो वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। अगर ये वोल्टेज हमारा ग्राउंड में ही रहे तो उतनी दिक्कत वाली बात हमारे लिए है भी नहीं, बिकॉज ग्राउंड जो है वो एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल है, उससे ज़्यादा कंडक्शन होगा नहीं, एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। बट दिक्कत वाली बात ये है कि हाँ, अब ये डायग्राम, इस डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आया कि हमने क्या कर रखा है, हमने सब स्टेशंस बना रखे हैं जगह जगह पे इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए, और वो सब स्टेशन ग्राउंड है। तो मान लो मेरे पास एक सब स्टेशन यहाँ पे है और एक सब स्टेशन मुझसे 250 किलोमीटर दूर है, और हम दोनों आपस में ग्राउंडेड है, मतलब हम अर्थ से कनेक्ट हैं, और एक ट्रांसमिशन लाइन जो ऊपर से गई है, हम उससे भी कनेक्टेड टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होगा कि अर्थ का रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, बट जो
हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो जो अर्थ का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना वो किसके थ्रू पास हो जाएगा करंट, वो हो जाएगा हमारी ट्रांसमिशन लाइन के, वो सेम वोल्टेज हमारी ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस आ जाएगा, तो ट्रांसमिशन लाइन से वो सारा करंट फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे दो दिक्कत वाली बात है कि पहली बात तो ये कि जो कोरोनल मास की वजह से जो हमारी जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो डीसी रहेगा, बेसिकली फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहेगी 0.001 से लेकर 0.01 तक, तो एक तरीके से वो डीसी की तरह बिहेव भी करेगा। तो अगर हमारा जो इतना ज़्यादा वोल्टेज है और इतना ज़्यादा करंट है वो डीसी से अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर से फ्लो हो गया, बिकॉज सब स्टेशन में एट द एक होता ट्रांसफॉर्मर ही है, वो ट्रांसफॉर्मर ग्राउंड से कनेक्ट है, तो गलती से अगर वो ट्रांसफॉर्मर से फ्लो कर गया तो वो कर सकता है क्रिएट, ट्रांसफॉर्मर को सैचुरेट कर सकता है, बेसिकली कोर सैचुरेशन हो सकता है ट्रांसफार्मर, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर हमारा ओवरहीट हो सकता है। साथ में क्या होगा कि डीसी इंजेक्शन के कारण हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे, वोल्टेज स्पाइस आएंगी, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आगे आप पढ़ सकते हैं। तो वोल्टेज स्पाइस आएंगी, हार्मोनिक्स क्रिएट होंगे और हमारी जो रिलेस हैं वो ट्रिप कर जाएंगी, बेसिकली जो प्रोटेक्शन हमारे डिवाइस है वो ट्रिप कर जाएंगे। तो इस तरीके से जो सोलर स्टॉर्म है वो इफेक्ट करता है हमारे कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को, ठीक है। तो यही मेन पार्ट था आपको समझाने के लिए, इससे ज़्यादा बाकी मैंने बहुत एनालॉजीज का यूज़ किया और मैं एग्जैक्ट डिटेल में नहीं गया हूँ, बट ये ओवरव्यू यही है कि अर्थ में हमारा जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन्स के थ्रू फ्लो हो जाएगा, बिकॉज उनका रेजिस्टेंस लो है क्योंकि सब स्टेशन हमारे ग्राउंडेड हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, और नया चैनल है मेरा, तो होपफुली मैं आगे ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप कमेंट आउट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर आगे वीडियो चाहिए। थैंक यू।